व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? आपके दो जहन है, एक आपका कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, उर्दू में उसे कहते हैं शऊर और लाशऊर। थ्रू हिप्नोसिस हम ये करते हैं कि आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको हम थोड़ा पार्क कर देते हैं एक साइड पे थ्रू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वी से, एंड देन वी ट्राई एंड कनेक्ट टू द अनकॉन्शियस माइंड। ये शुरू कैसे हुआ? आपको याद होगा कि पहले के दौर में कुछ लोग होते थे वो पेशेंट्स को लिटा के उनके सर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ दूर से ही फेरते थे और वो इंसान क्योर हो जाता था। तो हिप्नोसिस हैज बीन इनफॉर्मली यूज्ड, पॉसिबली द वर्ड वाज नॉट देयर बट पीपल हैव बीन यूजिंग इट एज अ ट्रीटमेंट बेसिकली। आप देखें अब इवन इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर या जनरली वेस्ट में तो एक पूरा, आई विल नॉट यूज द वर्ड कल्ट बट इन अ वे एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है मेंटल हेल्थ के हवाले से। मेरा मेडिकल साइंस से कोई इख्तलाफ नहीं है बट मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर पर जो मेडिकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक माफिया तो मैं नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कि इन चीज़ों को मैनेज करता है। जो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस और बैड प्रैक्टिसेस वो क्या क्या हैं? अगर आपने किसी भी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, लेकिन अगर आपने एक बैलेंस लाइफ गुजारनी है तो So maybe we can start a little bit about your background कि आप किस तरह इस very interesting hypnotherapy जिसको आई थिंक मेरे ख्याल से सादे लफ्ज़ों में लोग पाकिस्तान में शायद समझिए दिमाग को कंट्रोल अगले बंदे के आप करते हैं और समथिंग, किस तरह है। सो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से पढ़ाई आपने क्या की और यहाँ तक आप किस तरह मूव इन हुए इस फील्ड के अंदर। ज़रूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तला फॉर हैविंग मी हेयर। दो जर्नी थी प्राइमरीली वो स्टार्ट हुई जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मुझे तकरीबन 8 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ, इनिशियल फेज़ एवरीथिंग, तो मैंने स्ट्रगल किया टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। Although I had my family support, my bigger brother there and everything, but to leave my country, to leave my parents back, to settle into a new country, new culture, which I never understood. But what was the reason of going? The primarily reason was that I got the skilled category migration and I had a very good job offer in Australia. So I thought if there's an opportunity, I should avail it. So I moved with my family, with my wife and with my one kid at that point in time. So I had this episode in my life जहाँ पे I started struggling as a mental health. I started to have insomnia. मुझे नींद नहीं आती थी रात को, भूख लगना ख़त्म हो गई और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. Eventually after struggling with this for some time, somebody suggested I should go and get myself checked. तो फिर यही they realized कि I was going through depression. तो long story short, मैंने उस depressive episode को handle किया. I went to a psychologist, I went to a psychiatrist, I did all I did. And उस टाइम पे ये again हमारे लिए एक स्टिग्मा है कि मैं जाऊँगा साइकोलॉजिस्ट के पास, मुझे क्या ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की. बट आई वेंट थ्रू ऑल दैट. पूरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट थी, स्पेसिफिकली मेरी वाइफ की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट रही सारे में. फिर जब मैं उस एपिसोड से एज आई स्टार्टेड कमिंग आउट, इट वाज नॉट जस्ट कि मैं वापस आया हूँ एंड आई स्टार्टेड माई लाइफ अगेन, बट उस जब मैं बाहर आ रहा था, इट वाज लाइक पर्सनली फॉर मी अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अ स्पिरिचुअल जर्नी. और आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन सेल्फ हेल्प बुक्स, ऑन स्पिरिचुअलिटी और ऑल दिस. और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो कि हमें कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, सिवाय मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू के हमें ये बातें समझाई नहीं जाती कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो मैंने फिर एक थ्रू अ प्रॉपर कोर्सिंग, थ्रू अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको पूरी तरह समझा. मेंटल हेल्थ एज अ होल एंड स्पेसिफिकली इसमें जो मेरी सर्टिफिकेशंस और जो मेरी फर्दर स्टडीज़ थी वो थी ओवरऑल लाइफ कोचिंग एंड हिप्नोथेरेपी, जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया. अब लाइफ कोचिंग जो है, लाइफ इन इटसेल्फ बहुत बड़ा वर्ड है, लाइफ में सब कुछ आ जाता है. तो उसके पे डिफरेंट नीशेज़ हैं. उसमें आपकी हेल्थ कोचिंग है, उसमें आपकी करियर कोचिंग है, आपकी वेलनेस कोचिंग है. तो इट कवर्स एवरीथिंग. और हिप्नोसिस इज़ समथिंग दैट सपोर्ट्स लाइफ कोचिंग. तो मैंने ये रास्ता इसलिए लिया बिकॉज मुझे लगता था कि इससे आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द वर्ल्ड. जो जिस एपिसोड के थ्रू मैं गुजरा हूँ, शायद इसको पढ़ के, इसको इम्प्लीमेंट करके मैं लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी
आसानियाँ ला सकते हो. दैट्स व्हाई आई डिड माई स्टडीज़ देयर. ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन, ऑल दैट, डिप्लोमा, रजिस्टर करना अपने आप को, इंश्योरेंस लेना, ऑल दोज थिंग्स वो मैंने की. और पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन नाउ प्रैक्टिसिंग दिस इन ऑस्ट्रेलिया. सही. थोड़ा सा मुझे बताएं, आपने जैसे हिप्नोथेरेपी का जिक्र किया, व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी? बिकॉज अगेन अगर हम, आई थिंक प्रॉब्ली लोगों ने वीडियोज़ ही देखी होंगी या सुना होगा, नॉर्मली द परसेप्शन इज़ के you try to control someone's mind or you try to go into someone's mind, जो मुझे अभी भी I'm very reluctant of this idea. हाँ, मे बी होता भी हो, but obviously मैंने कभी experience नहीं किया. तो आप कैसे इसको define करेंगे? What is hypnotherapy? और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज हिप्नोसिस एंड हिप्नोथेरेपी का इतना मिसकंसेप्शन है. बिकॉज लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के, एक बंदा है वो ऐसे ऐसे पेंडुलम हिला रहा है और अगला जो है वो ऐसे सो गया है, और तो बहुत मिसकंसेप्शन है इसका. अगेन थोड़ा सा आसान जवाब ये है कि आप, हिप्नोसिस इज़ नथिंग बट कि अगला बंदा जो बैठा है, वो जो बंदा हिप्नोसिस आप पे करे, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि चला आप आंखें बंद करें और विजुलाइज करें कि आप आसमान में चलेंगे, और आप ये ना करें, आप कॉन्शियसली आप कहें नहीं मैं करता, तो आप हिप्नोटाइज नहीं हो सकते. तो यू हैव टू बी वन वेरी क्लेवर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस टू गेट हिप्नोटाइज्ड. दूसरा, ये सब मिथ्स हैं कि बंदा बेहोश हो जाता है. आप हमेशा अपने कंट्रोल में रहते हैं. आपसे कोई ऐसा काम नहीं कोई ले सकता थ्रू हिप्नोसिस. इसको और मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूँ अगर हिप्नोसिस, तो ये ऐसे है कि आपके 2 जहन हैं. एक आपका कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. उर्दू में उसे कहते हैं शऊर और लाशऊर. तो शऊर आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो कि अभी एक्टिवेटेड है, आप कॉन्शियसली सोच रहे हैं. और अनकॉन्शियस वो है जिससे हर चीज़ इन द बैक एंड कंट्रोल होती है. थ्रू हिप्नोसिस हम ये करते हैं कि आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसको हम थोड़ा पार्क कर देते हैं एक साइड पे, थ्रू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वी से, एंड देन वी ट्राई एंड कनेक्ट टू द अनकॉन्शियस माइंड. और आपने, आई थिंक, आई डोंट नो इफ इंटरेस्टेड इन मूवीज़, मगर इंसेप्शन एक मूवी आई थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की. उसमें जो एक कॉन्सेप्ट था कि वो जाके स्लीप में जाके उनकी एक आइडिया प्लांट करते हैं एक बंदे के, और फिर आस्ता आस्ता वो जो आइडिया उन्होंने प्लांट किया होता है वो उसको उसकी थॉट्स आना शुरू होती हैं. उसके बेस्ड थॉट्स पे वो एक्शंस लेता है एंड इट बिकम्स एन एक्शन. तो इसी तरह हिप्नोसिस में भी ये है कि आप कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट करते हैं विच आर पॉजिटिव, which are for your own self, something that you want to achieve in life, all the self-doubts, the self-limiting beliefs that you have in life. And it could be negative as well. It could be negative as well, if used that way. Correct. तो हिप्नोसिस का ये है कि मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, मगर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ, एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट अगर आपके साथ हो तो आप उसी के साथ बैठ के ये काम करें, बिकॉज दैट्स अ सेफ एरिया टू डू सो. But hypnosis is very safe and it can only be done with a professional. और ये इसका थोड़ा सा अगर आप बताएं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री वाइज ये कब से, मतलब ये आप, I'll not say trend, but like कब से ये शुरू कैसे हुआ? Actually the story goes a long way back. मुझे specific dates तो मुझे याद नहीं होंगी, but आपको याद होगा कि पहले के दौर में कुछ लोग होते थे वो पेशेंट्स को लिटा के उनके सर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ दूर से ही फेरते थे और वो इंसान क्योर हो जाता था, या कुछ तरह की टेक्निक्स लोग यूज़ करते थे. तो हिप्नोसिस हैज़ बीन इनफॉर्मली यूज्ड, पॉसिबली द वर्ड वाज नॉट देयर, बट पीपल हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ as a treatment basically, as a treatment, because इसमें कोई medication नहीं है. इसमें you are actually talking to a person, you are talking to their unconscious mind, and then you are trying to put things in that unconscious mind. Because बचपन में, again giving another example, हम बचपन से बहुत सी चीज़ें unconscious mind में absorb करते हैं, और वो अक्सर चीज़ें वो negative हैं जो कि unconscious mind याद रख जाती है. तुम मोटे हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम एक्स हो, तुम वाई हो, और ये चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में बस जाती हैं. तो इसीलिए कहते हैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हमेशा रखा करें, क्योंकि वो जो बचपन में जो चीज़ें इनकलकेट हो गई हैं वो जब बड़े होंगे तो वो बाहर आना शुरू होंगी, जब आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ जाएगा. तो हिप्नोसिस
गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत अरसे से हो रहा है और चला आ रहा है, बट अब लेटली इसको कह लें कि मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट किया है और लोग इसको फॉर्मली एज ए थेरेपी लेते हैं और करवाते हैं। और आपको लगता है कि ये बिकॉज जनरली आप देखें इवन इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर या जनरली वेस्ट में जी तो एक पूरा, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड कल्ट, बट इन अ वे एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और जी, उसमें ये है फिर उसके अलावा एनर्जी रीडिंग आप कर लें, फिर उसके अलावा न्यूमरोलॉजी ऑब्वियसली बहुत पुराना इल्म है, जी, आप न माने ना माने बट एक बहुत मतलब सो इन सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क है, एस्ट्रोलॉजी इवन? मेरा ज़्यादा इंफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी या उन चीज़ों पर तो नहीं है, बट मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं असर तो है, कहीं ना कहीं पे हिकमत कह लें आप उसे हमारे वर्ड्स में, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें जो है वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते या उन पे कोई टैबू लगे हुए हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए। मेरा मेडिकल साइंस से कोई इख्तलाफ नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि ख़ास तौर पर जो मेडिकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक माफिया तो मैं नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कि इन चीज़ों को मैनेज करता है। अगर इन डिफरेंट थेरेपीज़ जो कि जिसमें मेडिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, अगर लोगों को समझ आना शुरू हो गई और वो अप्लाई करना शुरू हो गए, तो उनकी इंडस्ट्री गेट्स अ बिग इम्पैक्ट। टेक कोविड-19 एज एन एग्जाम्पल, दुनिया में आई, इसका डायरेक्ट तो वो जवाब नहीं है, लेकिन वो उसकी जो सिरिंजेस थी, उसकी जो डोज थी, वो पूरी दुनिया में किस तरह फैली और हर बंदे पे मैंडेट हो गया कि उन्होंने वो लगवानी है। Who were the biggest gainers out of all this? Again, I don't want to go into the conspiracy. I think my only humble answer is कि और बहुत से तरीके हैं इंसान को हील करने के, खाली मेडिकल साइंस और खाली दवाइयाँ खाने से मुझे लगता है कि ये काम नहीं है। और बहुत से तरीके हैं जिनसे आप हील हो सकते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। और जितना लोग इसको जो कि अब करना शुरू हो गए हैं, बिकॉज इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इन चीज़ों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, हिप्नोसिस हो गया, लाइफ कोचिंग, गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, किसी से बैठ के बात कर लेना, इनमें बहुत असर है। तो या और इसमें लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? सो लेट्स से एक बंदा कहता है कि यार मुझे हिप्नोसिस के थ्रू हील करवाना है अपने आप को, या हीलिंग मैंने करनी है, या मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू, वेदर इट्स डिप्रेशन, व्हाटएवर, जी, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? तो मैं पहले आपको ये तरह कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, द वर्ड इन इटसेल्फ। अक्सर लोगों से आप जब बात करते हो कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये हो गया। डिप्रेशन समझने के लिए, डिप्रेशन इज़ नथिंग बट एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास्ट में हुई है और उसको लेके जो भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर है, गिल्ट है, फेयर है, वो आप होल्ड ऑन करके रखे हुए, दैट इज़ योर डिप्रेशन। एंग्जाइटी इज़ द अदर एंड, इज़ द फ्यूचर। एनीथिंग जहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और नेगेटिव सिनारियोज आपकी ब्रेन क्रिएट कर रही है, दैट इज़ योर एंग्जाइटी। सो योर एंक्शियस के ये मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ऑल दोज थिंग्स जहाँ पर आप सिनारियो ज़रूर सोच रहे हैं बट नेगेटिव सोच रहे हैं। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी, सबसे पहले तो लोगों को ये क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या वो है समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई ट्रॉमा है, कुछ चाइल्डहुड में कुछ हुआ है, या कुछ आप फ्यूचर के बारे में परेशान है। लेकिन जो बीच की चीज़ है उसको क्या कहेंगे? जो अभी मैं बैठा हुआ लेट्स से परेशान अगर हो रहा हूँ तो देखें, जो ये मोमेंट है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ये ना तो पास्ट है और ना ये फ्यूचर है। ये मैं इसको ऐसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप नेगेटिव या कोई भी फ्यूचर मोमेंट है जो कि आप परेशान हैं उसके बारे में, वो मोमेंट अभी तक आया नहीं है। आपका रिज़ल्ट आना है 8 बजे रात, कल आना, आपका रिज़ल्ट आना है, बट आप आज उसकी परेशानी ले रहे हैं, इस वक्त परेशानी ले रहे हैं उसकी परेशानी अभी लेने का कोई आपको फ़ायदा नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज़ वेट। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट मोमेंट?
लाइकवाइज जो पास्ट में गुजर गया है वो हो चुका है, उसके बारे में आप सिर्फ लेसन्स लर्न कर सकते हैं, ये हुआ था पास्ट में, इसके लिए मेरे ये लेसन्स लर्नड है, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। तो ये जो मोमेंट है इसे हम कहते हैं द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बहुत कम लोगों को अगेन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का पता है या वो प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक बुक अगेन और भी बुक्स रिकमेंड करूँगा, बट वन बुक आई वुड हाईली रिकमेंड इज़ द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले। आई डोंट नो अगर आपने पढ़ी है या आपने सुना है उसके बारे में, बट ही टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, और there is a different portals into this present moment, which is your breathing. So if as soon as I ask, are you breathing, आप और फौरन सांस खींचेंगे और you'll realize कि यार मैं सांस भी ले रहा हूँ। Now of all your life अगर आप ये सोचें ना तो आप अपनी breathing भूल जाते हैं। Likewise आपके sense perceptions हैं, अभी आपका पैर आपके फ्लोर पे टच कर रहा है, वहाँ पर एक सेंसेशन है, you've never felt that until the moment I said that। तो वो आपकी attention जो है ना, it is always sitting in your head, एंड वी कॉल इट द मंकी माइंड, कि आपकी एक थॉट से दूसरी थॉट बनती है, दूसरी तीसरी बनती है, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज बात कहीं और जा चुकी होती है और आप बैठे इधर हैं, लेकिन आपकी सोच होती है कि मैंने अभी जब वापसी पे जाते हुए अंडे डब रोटी खरीद लें। तो इट्स अबाउट थ्रू दिस लाइफ कोचिंग दैट वी डू, थ्रू द हिप्नोसिस, वी ब्रिंग दीज गुड प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ टू वेयर you are more present now and less worried about your future or the past। और थोड़ा सा मुझे अगर अगेन ज़रा प्रैक्टिकली आप बताएं, लेट्स से आपके पास कोई बंदा आया जी, और कोई भी हम मेंटल डिजीज़ कह लें जी, आई डोंट नो इफ डिजीज़ इज़ द राइट वर्ड, बट कंडीशन, हाँ कंडीशन, वेदर इट्स डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक, एंग्जाइटी, जनरल टेंशन, जी, so what's the process like? Again, like you try to tap into the unconscious, so how do you do that? correct। So hypnosis is supported with all the other different methods that we use. We use NLP, which is neuro linguistic programming, and there are different techniques within NLP। So to give you an example, कोई बंदा आया है जो कि डिप्रेशन से डील कर रहा है, तो हम सबसे पहले हम उसके साथ जो इनिशियल सेशंस होते हैं, बिकॉज ये चीज़ें जो हिप्नोथेरेपी है, जो लाइफ कोचिंग है या साइकोलॉजी है, ऑल दीज थिंग्स टेक लॉन्गर टाइम। ये ऐसा नहीं है कि एक सिटिंग में एक चीज़ होती है, इट टेक्स गुड 7-8 सेशंस। तो आपके इनिशियल सेशंस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो आप अगले बंदे को यू लेट देम टॉक, यू लेट देम गेट इट आउट ऑफ देयर चेस्ट। आधी थेरेपी तो ये है, आपने किसी से just listening basically, जस्ट टू लिसन। आधी थेरेपी तो ये है कि यू आर लिसनिंग एंड यू आर देन आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू दैट पर्सन, ताकि वो जो जो उसके अंदर रुका हुआ है वो बाहर आ रहा है। और देन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड टाइमलाइन थेरेपी, TLT, वेयर वी गो इनटू द पास्ट विद दैट पर्सन एंड कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। आप ये कह लें कि डिफरेंट टेक्निक्स है। अगर हम हिप्नोसिस कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली, और अगर हम कॉन्शियसली बैठ के बात कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली कैसे होगा? वो लेट्स से मैं आपके पास आया हूँ, राइट, और मैंने अपनी बचपन की मेमोरी को टैप करना है, राइट, और मेरी अभी कॉन्शियसली मेमोरी है 7 साल की उम्र में, और मुझे उससे पहले पता ही नहीं है क्या हुआ है। करेक्ट। तो व्हाट्स द प्रोसेस? सो सबसे पहले आपके पास there is a specific scripts that we have that we read out, where we keep on, जिस तरह मैंने कहा था कि you close your eyes and you visualize that you've stepped into an elevator, you've pressed the 100th floor and you've gone. So all that I'm saying, the other person is sitting there and their eyes are closed and they are visualizing what I'm saying. And by following my instructions and my voice tonality, so I keep on keeping my pitch up, keeping my pitch down, variate, and there is this, I put my patient into a trance. It's a kind of a trance. और ट्रांस को जरा सादे लफ्जों में अगर आप क्विकली बता दें साथी। ट्रांस को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, थोड़ी मेरी उर्दू कमज़ोर है, लेकिन आप ऐसे कह लें कि जिस तरह आप जब आप सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने के लिए, आप देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने यहाँ से इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे छलांग मार दी है। कॉन्शियस माइंड ये कहता है ये हो नहीं सकता, बट अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। वो एक बीच में जो एक दीवार है उसको आप सस्पेंड करके वो मूवी देख रहे होते हो।
तो लाइकवाइज अनकॉन्शियस माइंड में टैप करने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड जो कि कहती है ये नहीं हो सकता, उसको इस लैंग्वेज के थ्रू, इस बातों के थ्रू आप ज़रा क्वाइट डाउन कर देते हो और आप उसको वो सब चीज़ें इमेजिन करने देते हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ. तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रांस. जैसे आप म्यूजिक में कहते हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप एक झूल रहे हैं, तो एक आई डोंट नो उसका वर्ड क्या होगा उर्दू का. आई थिंक उसमें प्रॉब्ली इसको इस तरह भी अगर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं शायद कि जो भी आपकी सराउंडिंग है वो आपने इतनी साइलेंट कर दी है कि वो सब कुछ बिल्कुल नीचे हो गया. करेक्ट. और लाइक ये जो रियलिटी आपके सामने है, लाइक यू आर ऑल्सो with this reality right now and you're fully accepting this. Correct. So there are no distractions. Like I said before, आपका माइंड इतना रेस करता है at all times. कभी it is something जो कभी quiet होता ही नहीं है. That's why we call it the monkey mind or something that never shuts down. वो एलन वॉट का एक I think वो था कि man's one of the difficult thing for a man is to stay quiet or silent for 30 minutes in his room, you know, कि आप बस, और बड़ी सादी सी लगती है, like what is this stupid thing, but अगर आप उस तरह सोचें बहुत गहरी it's like one of the most difficult things probably at this point in time. बहुत मुश्किल बात है. और इसीलिए जब कोई लोग बात करते हैं मेडिटेशन की कि हैव यू ट्राइड मेडिटेशन, तो पीपल आर वेरी रिलक्टेंट इन डूइंग मेडिटेशन. और कोई शुरू भी करता है, आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग वन ऑफ द podcast that you had with Bilawal, and I think he mentioned that he tried to start with meditation, but he couldn't continue because of you know, commitments and all that. तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माइंड को ये मेडिटेशन को यूज़ करते हुए और भी डिफरेंट टेक्निक्स एंड आई विल टॉक अबाउट दैट, बट ये जो टाइम देना है अपने माइंड को, हम हर चीज़ को टाइम देते हैं लेकिन इस माइंड को हम टाइम नहीं देते. हम कहते हैं कि नहीं यार बहुत मसरूफ़ है, 5 मिनट कौन बैठ के सांस पे, क्या हो जाएगा 5 मिनट अपने सांस के साथ बैठ के या मेडिटेशन करने से क्या हो जाएगा. लेकिन ये हैबिट्स, ये स्मॉल हैबिट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो हम वापस सॉरी वहाँ जाते हैं स्क्रिप्ट पे. हाँ ठीक है. और वो जो स्क्रिप्ट आप कह रहे हैं दैट्स यूनिवर्सल, वेदर इट्स अ गोरा और वेदर इट्स अ देसी, वेदर इट्स ईस्टर्न और वेस्टर्न. जी बिल्कुल. आप ऑब्वियसली बेस्ड ऑन माय क्लाइंट्स आई मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट, टेलर इट अ लिटिल बिट, बट प्राइमरली वो स्क्रिप्ट लिखी इस तरह गई है कि वो आपको आस्ता आस्ता ट्रांस में डाल रही है. इस तरह. और ये किसने लिखी है? ये जो NLP के, जो हिप्नोसिस के और NLP के जो एक्चुअल टीचर्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, जिस तरह NLP एक बोर्ड है, उन्होंने वो स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली लिखी गई हैं एंड देव लेफ्ट द स्पेसेस टू पुट इन डिफरेंट सजेशंस दैट यू कैन. और ये कब, किन ईयर्स या कब की हैं ये? ये दे कीप ऑन रिवाइजिंग, बट ये कह लें कि समवेयर अराउंड अर्ली 2000s में ये स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग इट एंड दे कीप ऑन मॉडिफाइंग इट. ओके. तो वो सवाल का आपका जवाब पूरा करते हुए कि हम उनको अपने क्लाइंट को वो स्क्रिप्ट पढ़ के अनकॉन्शियस माइंड को थोड़ा रिलैक्स करके, वो क्वाइट माइंड को क्वाइट करके, द कॉन्शियस माइंड को क्वाइट करके, इट्स नाउ द कॉन्शियस माइंड दैट्स मोर एक्टिव. और उसको फिर हम पास्ट में लेके जाएंगे, वो स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे जो उस वक्त उस एरिया से कन्फाइंड है. उस फॉर एग्जांपल बचपन में कुछ हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ इमोशंस हैं जो आपके स्टक हैं अभी भी, आपने माफ़ नहीं किया किसी को, कुछ ज़्यादती हुई थी आपके साथ. तो इट्स अबाउट वी गोइंग इन दैट मोमेंट. वी डोंट गो इनटू द स्पेसिफिक्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट. वी डू नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस एज अ कोच, एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट. वी नेवर से अच्छा बताओ क्या हुआ था. नो, वी आर ओनली देयर मोर लाइक अ ड्रोन इन द एयर एंड वी आर लुकिंग डाउन एट दैट इवेंट from a bird's eye view, and we are not interested in the context, but we are telling them, we are using ways where we are saying, what are the lessons learned for you here? If this were to happen, what are the lessons, what are the emotions that you're holding on right now for that event, and is it okay to let go of that emotion? And the first answer is, why should I let go of that emotion? मेरे साथ ज़्यादती हुई थी उस वक्त, मैं क्यों जाने दूँ उस मोमेंट को? And then you make them realize कि keeping that emotion is not helping you, it's only affecting your body. See, negative emotions keeping in your body is not healthy for you. Yeah. You have to let go of them every time, with time. So making them realize that that negative emotion is not helping you, what's helpful is a lesson learned of that moment. अगर ये कभी फ्यूचर में दोबारा हुआ तो मैं क्या ऐसा करूँगा, मैं चला जाऊँगा वहाँ से, मैं उठ के चला जाऊँगा, I'll speak up, I'll do something. But the emotion itself, you'll try to
गेट आउट. एंड सो ये ऐसी मिसाल है तला के बच्चा जो कि कंधे पे रोज़ बुक्स डाल के जाता है. आप आज तक बचपन से लेकर, मैं बचपन से लेकर आज तक इमोशंस भरता गया हूँ. उसमें अच्छे इमोशंस भी हैं जो कि विच इज़ फाइन, बट नेगेटिव इमोशंस का मुझे कोई पर्पस नहीं है. तो जब इस हिप्नोथेरेपी के थ्रू और टाइमलाइन थेरेपी के थ्रू विच इज़ पार्ट ऑफ NLP, हम उनको उन सब नेगेटिव इमोशंस, ख़ास तौर पे वो बिगर ट्रॉमा मोमेंट्स, छोटे मोटे तो हर जगह चलता रहता है, बट बिगर मोमेंट्स, उनको लेट गो करवाने की पूरी एफर्ट करते हैं. और देखिए वो 100% कभी भी आपके सिस्टम से नहीं निकलता. लेट्स बी ऑनेस्ट, एक मेमोरी है, बट इट्स अबाउट कि आप एटलीस्ट अगर 60-70% भी उस इमोशन को वो रो लेगा उस वक्त, वो फीलिंग आएगी उसको, बिकॉज वो इमोशंस आज भी ताज़े हैं. उसने कभी जाने नहीं दिया था उन इमोशन को. वो रोएगा, गुस्सा करेगा, बट ही विल लेट इट गो. जितना उससे लेट गो किया जाएगा, एंड देन वी ब्रिंग हिम बैक अगेन, विजुअलाइज, ब्रिंग हिम बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड वो दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मेक हिम कीप हिज आइज ओपन, and then he's feeling a bit better. तो ये this is one example that I can share कि जहाँ पर you can use this technique. तो मैंने जिस तरह अभी आपको मिसाल दी कि बैग है, तो ये जो जितने बैग्स हैं ना और ये किताबें आपकी कंधे पे, ये आपके वो सारा पास्ट नेगेटिव इमोशंस हैं. अब आप मुझे बताएं, अगर आपके कंधे पे वो बैग हो और मैं आपको कहूँ चलें, वो चलना आसान है आपके लिए, या मैं आपको कहूँ ये बस्ता उतार दें, ये चलें, कम से कम इसमें से 10 में से 7 किताबें उतार दें और फिर चलें. Obviously, the lighter the weight, the easier you'll go in the future. तो एक लाइफ कोच का ये सबसे पहला काम ये होता है कि आपको थोड़ा लाइट करे. वो सब ग्रजेस, वो सब फेयर्स, वो सब नेगेटिव इमोशन जो आप साथ लेके फिर रहे हैं, अपने दिल से साथ लगाए हुए हैं आपने, उनको आप हल्का करें, और फिर आप फ्यूचर पे जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कॉन्शियसली, उसमें आपका कोच आपकी हेल्प करता है टू गेट देयर. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस और बैड practices वो क्या क्या हैं, और again in context too, because a lot of times I think people also don't believe on these things कि वो अक्सर कोई YouTube पे वीडियो है कि जी एक बंदे का आपने दिमाग कंट्रोल कर लिया है. इवन US में तो कुछ इस तरह के आई थिंक वो इवेंट्स भी होते हैं, आई डोंट नो वो क्रिश्चियन वर्टिकल है या कौन है, बट उसमें पूरे मजमा जो है वो चीखें मार रही हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ वो सूफ़ी एक सेक्ट्स हैं, उधर होता है सैफ़ी सिलसिला है जैसे. अब आई डोंट नो वो एक्चुअल करामात हैं या वो क्या है, बट वेस्ट में भी हमने इस तरह की चीज़ देखी है. फिर कुछ अभी आई थिंक ये जो मेंटल हेल्थ और स्पेशली कोचिंग वाली साइड पे इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस हैं कि वहाँ ख़वातीन और इवन मर्द भी लेटे हुए हैं, और वो एक बंदा या बंदी उनके ऊपर कुछ हाथ यूँ कर रहे हैं, तो कोई एनर्जीज जा रही हैं, और वो बंदा मछली की तरह एक बिल्कुल या आप टैप कर रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे. तो इसके अंदर भी लाइक डू यू फील लाइक कि कोई, आई डोंट नो, आई नॉट यूज़ द वर्ड अगेन कल्ट, बट लाइक कुछ इस तरह की ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, कोई बहुत एक्सट्रीम है, कुछ में भी जेन्युइनली कहीं एक इल्म है, बेशक आप उसको यकीन करें ना करें, बट दुनिया में बहुत से इल्म इस तरह के हैं जो ज़ाहिर इस्लाम में भी शायद बहुत सौ को सपोर्ट भी नहीं करता, बट इल्म तो एक इल्म तो मौजूद है. टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा रिलक्टेंट होता हूँ उन चीज़ों पे कमेंट करने के लिए जिसके पास ऑब्वियसली मेरे पास नॉलेज कम है. और तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिकमत है और बहुत से सही सूफ़ी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अब कहाँ पर सही काम हो रहा है, कहाँ पर गलत काम हो रहा है, हर एक का अपना प्रोगेटिव है, वो क्या कर रहा है. बात की आपने गुड प्रैक्टिसेस की, तो मैं उसको बिकॉज माई लास्ट नेम इज़ क्यानी, तो मैं आई हैव दिस, आई कॉल इट द क्यानी मेथड. तो आई हैव इवन यूट्यूब के ऊपर जो मेरे क्लिप्स होते हैं वो मैं ये यूज़ करता हूँ. मेरी अप्रोच ये है तला कि मैं जो प्रीच कर रहा हूँ या मैंने सीखा है लाइफ में, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस इन लाइफ. और यही मेरी कोशिश होती है अपने क्लाइंट्स के साथ कि लाइफ में आप बैलेंस ज़रूर ढूंढें. अगर आपने एक किसी भी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, लेकिन अगर आपने एक बैलेंस लाइफ गुजारनी है तो आपके 4 मेन बकेट्स हैं, 4 या 5 मेन बकेट्स हैं जिनको मैं गिनता हूँ. एक आपकी फ़िज़िकल साइड है,
जिसको आप फिज़िकल हेल्थ कह लें, फिर आपकी एक मेंटल साइड है, उसके बाद आपकी एक स्पिरिचुअल साइड है, उसके बाद आपकी एक सोशल साइड है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बाकियों के, लेकिन ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जिनको जब मैं बैठता हूँ हफ्ते एवरी संडे, तो मैं इन 4 चीज़ों को अपने सामने रखता हूँ और मैं कहता हूँ यार ऑन अ फिज़िकल साइड मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ अगले 7 दिनों में विच विल इम्प्रूव मी एज अ ऑन द फिज़िकल साइड। तो मैं उसमें आई मेंशन कि मैं 3 से 4 दिन वर्कआउट करूँ, जिम जाऊँ। मैं उसमें मेंशन करता हूँ मैं लेट नाइट ना खाना खाऊँ। मैं उसमें मेंशन करता हूँ कि मैं कार्ब्स को कम से कम रखूँ, प्रोटीन्स को ज़्यादा रखूँ, वाटर इनटेक ज़्यादा करूँ। ऑल दीज गुड प्रैक्टिसेस, हैबिट्स मैं लिखता हूँ, जेन्युइनली लिखता हूँ हर हफ्ते, और फिर मैं उनको कैलेंडर पे एक्चुअली प्लेस करता हूँ ऑन गूगल कैलेंडर के यार ये मुझे वेडनेसडे को करना है, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो आई स्टार्ट टू पुट देम डाउन। तो ये मेरा एक बैकलॉग बन रहा है। पहले तो फिजिकल का एक बैकलॉग बन गया, 3 से 4 एक्टिविटीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं मेंटल पे आता हूँ और मैं कहता हूँ मैं मेंटली ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ दैट विल गिव मी अ बैलेंस टू माई मेंटल हेल्थ ओवरऑल। तो उसमें आई पर्सनली लाइक म्यूज़िक, तो आई हैव माई ओन स्पॉटिफाई अकाउंट जिसमें डिफरेंट जॉनरा ऑफ सॉन्ग्स हैं। आई ट्राई टू मेक श्योर कि जब मैं वर्कआउट करूँ तो मैं वो सॉन्ग सुनूँ जो कि अपलिफ्टिंग है, मोटिवेटिंग है। मैं स्पेसिफिकली लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्रीज़ और नेटफ्लिक्स, ऐसी चीज़ें जो कि देख के आपको एक्चुअली आपकी माइंड ग्रो करे। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ कि यार मुझे इस हफ्ते ये वाला सीज़न देखना है, इस सीज़न की ये एपिसोड देखनी है। तो वट एवर आई कैन डू फ्रॉम अ मेंटल परस्पेक्टिव, देन आई कम टू माई स्पिरिचुअल। विद इन द स्पिरिचुअल आई हैव ऑप्टेड कि बिफोर आई गो टू बेड मैंने बैठ के 5 से 10 मिनट मेडिटेट करना है। अब वो मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, बट वो मुझे 5 मिनट करना है। आई नीड टू सिट डाउन, आई नीड टू क्वाइट माई माइंड एंड आई नीड टू, so I'm writing these things. Even prayer comes in my spiritual world where कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे टाइम निकालना है। ये आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद अर्जेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और डे टू डे लाइफ में जब आप मसरूफ़ होते हैं तो ये चीज़ें निकल जाती हैं, भूल जाता है बंदा, बट राइटिंग देम डाउन हेल्प्स यू। एंड द लास्ट इज़ सोशल। सोशल के अंदर भी देयर डिफरेंट सब कैटेगरीज। सोशल के अंदर सबसे बड़ी जो मेन आपकी कैटेगरी आती है वो मैं आई स्टार्ट विद माई फैमिली, और विद इन फैमिली आपके डिफरेंट रोल्स हैं। अब आप तलें आप एक सन है, आई डोंट नो इफ़ यू आर मैरिड और नॉट, तो आप एक you're a brother, you're a friend, all those different roles that you have, so we call it the roles and goals. तो मैं ये भी लिखता हूँ कि मैं एज अ फादर अगले हफ्ते में मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग आ रही है, मुझे उस पर जाना है। मुझे मेरे बेटे की स्विमिंग आ रही है, वो इतने बजे है। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारा लिख के फिर नीचे अपने कोई मेरा दोस्तों के साथ कैचअप है वो मैंने लिख लिया। मैं इन सब का एक बैकलॉग बनाता हूँ और उस बैकलॉग को फिर मैं देखता हूँ कि इसमें से वो क्या चीज़ें हैं जो कि नॉन निगोशिएबल हैं, ये करनी है, उनको मैं फिर अपने पूरे हफ्ते के ऊपर प्लान करता हूँ। ये चीज़ करने से मुझे बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि मेरा अगला हफ्ता कैसे होगा। मैंने ये फील किया कि हम सब लोग हमेशा वी आर ऑलवेज पुटिंग आउट फायर्स, हम प्लान नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं बस ये आ रहा है ये कर लो, ये आ रहा है ये कर लो। ये करने से मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। बेसिकली लाइक आप आई थिंक कहने का मतलब आपका, और वैसे भी आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग। करेक्ट। कि रादर देन के एड हॉक आप चल रहे हो, बस गो विद द फ्लो, जो जैसे आ रहा है, जो जैसे आ रहा है आप एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसली। और आई थिंक जो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से ही आता था ना, कि बहुत से लोग हैं वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा। तो अनलेस यू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकेंगे until you write them down and you actually schedule them. So अगर आपको एक बैलेंस चाहिए लाइफ के अंदर, जो कि मुझे चाहिए लाइफ में, तो मुझे लगता है कि मैं इससे जब मैं रात को सोता हूँ ना,
तो मुझे एक तसल्ली होती है कि मैंने अपने ये जो 4 बड़े बकेट्स हैं इनमें मैंने कुछ ना कुछ आज अचीव ज़रूर किया है, रादर देन कि यार रात हो गई, दिन गुजर गया, समझ ही नहीं आई शुरू कहाँ से किया था, ख़त्म कहाँ पे किया था, इस तरह। आपकी लास्ट क्या एडवाइस यंग लोगों को क्या होगी? अपने लिए टाइम निकालें, और जो सेल्फ केयर और सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है वो देखें, एक इंसान है जो कि हर वक्त आपके साथ है, एक बंदा है जो कि हर वक्त जानता है आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और वो आप खुद हैं। तो अपने लिए, अपने ऊपर देखें, इंसान है, गलतियां करता है, बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन माफ़ अपने आप को भी करना, उन गलतियों से सीखना और आगे चलना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं साथ ही साथ ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा 2 बुक्स जो हाईली रिकमेंडेड है, मैं हर दूसरे बंदे को कहूँगा। एक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवे। अगर आपने उस बुक को जेन्युइनली पढ़ा है और एक दफ़ा नहीं पढ़ा, ये वो बुक है जो आपके पास नाइट स्टैंड पे होनी चाहिए। ये आपको लाइफ में इफ़ेक्टिव बनना सिखाएगी। सक्सेस का मैं गारंटी नहीं दे सकता, इफ़ेक्टिव बहुत बनाएगी। और दूसरा है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी और आपको आपकी जो अना या ईगो है, जो हम सब की है, एक हेल्दी ईगो होती है, एक अनहेल्दी ईगो होती है, तो उस ईगो को इन चेक रखना और एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारना, वो उसमें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। और आई थिंक और इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक तो आपकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है जी, और वही वाली बात है, आई थिंक पीपल शुड जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दीज टॉपिक्स एंड मेक देयर ओन ओपिनियंस एंड जितना पढ़ेंगे उतना इल्म जो है वो आएगा मेरे ख्याल से। डेफिनेटली। और आई थिंक बुक रीडिंग, इफ़ आई कैन जस्ट एंड विद के, एक बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, कोई भी अगर इंसान अपने लिए, अपने बच्चों को अगर बुक्स में की हैबिट डाल सके, आजकल के टिकटॉक और इंस्टाग्राम की दुनिया में जहाँ पर हर बंदा एडिक्टेड है, यू आर मी आर इंक्लूडेड इन दैट, आप अपने बच्चों को अगर बुक्स से प्यार करना सिखा सकें, उन्हें ज़िंदगी में जेन्युइनली दोस्त तो चाहिए, मगर आई थिंक बुक्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। True. Thank you so much. Thank you. थैंक यू।